बैंगलोर शहर रेलवे स्टेशन। जैसे ही ट्रेन से स्टेशन तक रेडियो की आवाज आई, लोगों का एक बड़ा समूह ट्रेन से नीचे उतरा। भीड़ थी और भीड़ भाड़ लग रही थी। धिक्कार है इस बूढ़े आदमी पर, उसे इतना पैसा दिया और मेरे लिए ट्रेन का टिकट भी खरीद दिया, ये तो कंजूसी है। एक युवक भीड़ में से बाहर निकला, उसके मुंह से असंतोष की बातें निकल रही थीं। उस युवक ने पीले कॉलर वाली सफेद शर्ट और निचले शरीर पर एक जोड़ी काली शॉर्ट्स, एक जोड़ी सैंडल और पीछे एक पुराना हरा बैग पहना हुआ था। वह ग्रामीण इलाकों से आया एक प्रवासी मजदूर लग रहा था। प्रवासी मजदूर। लेकिन ये देखकर कि बूढ़े ने मेरे लिए इतनी सुंदर पत्नी खोजी है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जेहान यादव आप में ही खोए हुए ही अपने बाल हिलाए और उसकी धुंधली आंखें चारों ओर देखने लगी। ओह, बहुत सुंदर। जेहान की नजरें ट्रेन स्टेशन के आसपास की युवा और खूबसूरत लड़कियों पर पड़ी और उनकी चमकदार आंखें बहुत गहरी थीं। रुको, हिलना मत। धमाका। अचानक शराब पीने की आवाज आई और फिर आसमान में गोली चलने की आवाज आई। उसके आसपास के सभी लोग जमीन पर बैठ गए, केवल जेहान अकेला खड़ा था। तभी एक आदमी बगल से दौड़ता हुआ आया और जेहान के पीछे छिप गया। एक हाथ में जेहान को पकड़ लिया और एक हाथ से उसके सिर पर बंदूक तान दी। जेहान की आंखें सिकुड़ गईं और वह जाने वाला था। अचानक पुलिस का एक समूह दौड़ा और उन्हें घेर लिया। मुखिया एक पुलिस वाली थी, लेकिन एक खूबसूरत पुलिस वाली भी। जेहान को उम्मीद नहीं थी कि बेंगलोर लौटने के तुरंत बाद ही उसकी मुलाकात इतनी शानदार सुंदरता से हो जाएगी। ये सुंदरता उपस्थिति और शरीर दोनों में सर्वश्रेष्ठ है। यह आकार कम से कम ही है। जेहान ने गुप्त रूप से इशारा किया। अपना हथियार छोड़ो और तुरंत आत्मसमर्पण करो। रुतवी ने अपनी बंदूक अपने हाथों में पकड़ ली और जेहान को बंदूक से पकड़े हुए आदमी पर ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसका चेहरा उदास था। अपने हथियार नीचे रखो और अगर तुम नहीं चाहते कि यह आदमी मर जाए, तो मुझे तुरंत एक कार ढूंढ के दो। उस आदमी ने एक हाथ से जेहान की गर्दन को कसकर पकड़ लिया और चिल्लाया, अरे भाई, जरा धीरे पकड़ो, तुम इतना कसकर पकड़ते हो, मैं बहुत असहज हूँ, क्योंकि मैं इस तरह से सुंदर लड़कियों को नहीं देख सकता, कितना बुरा है। जेहान ने अचानक कुछ कहा। रुको, वो आदमी ने थोड़ा उत्तेजित होकर सीधे चिल्लाकर कहा। जेहान को देखते समय मौजूद पुलिसकर्मियों के समूह ने इस समय भी ऐसी बातें कही, उन्हें लगा कि यह आदमी बेवकूफ है। पहले उत्साहित मत होइए, मैं आपको तुरंत एक कार दिला सकता हूँ, लेकिन आप पहले बंधक को छोड़ दीजिए, मैं आपके लिए बंधक बन सकती हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर रुतवी ने उस आदमी को देखा और कहा, नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। अगर ऐसी खूबसूरत महिला बंधक बन जाए तो क्या होगा? जेहान ने जल्दी से कहा। आखिरकार एक खूबसूरत महिला को देखना इतना आसान था। वो दूसरे व्यक्ति को इस आदमी के हाथों मरने नहीं देना चाहता था। चुप करना। कौन जानता है कि पुलिस मैडम ने जेहान पर चिल्ला दिया ताकि बाद वाला केवल आज्ञाकारी रूप से अपना मुंह बंद कर सके। ठीक है, यहाँ आओ, लेकिन बंदूक नीचे रख दो, आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, रुतवी को देखते हुए। रुतवी ने बंदूक अपने हाथ से नीचे रखी, फिर धीरे धीरे दूसरी तरफ चली गई और जल्द ही जेहान के पास आ गई। पुलिस मैडम, तुम मेरे प्रति बहुत दयालु हो, मैंने फैसला किया, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। जेहान ने स्नेह के साथ रुतवी को देखा। बकवास मत करो, रुतवी अब इस आदमी का मुंह सिलना चाहती है। क्या वह नहीं देख सकता कि मैं उसे बचा रही हूँ? बहुत मूर्ख आदमी है। बंदूक वाले आदमी ने जेहान की गर्दन पकड़ ली और उसका हाथ ढीला कर दिया और उसके सिर के पास रखी बंदूक भी हटा दी गई। इस समय एक सेकंड के एक अंश में जेहान की आंखें जम गईं, उसकी आंखों ने सटीकता के स्पर्श के घूम गई और वो एक कदम में बाहर निकल गई। अपने बाएं हाथ में बिजली के साथ प्रतिद्वंद्वी की बंदूक पकड़ ली और फिर दूसरे हाथ को अपनी पसलियों के नीचे पकड़ लिया। जैसे ही आपने दोनों पैरों पर कदम रखा, आपने सीधे दूसरे को कंधे से गिरा दिया। और आगे भी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे हमारे लिसनर्स। एक धमाके के साथ 180 पाउंड से अधिक वजन वाले इस आदमी को रुतवी ने बुरी तरह से गिरा दिया। रुतवी ने पलटकर अपने पैरों को स्टील के चाबुक की तरह घुमाया और सीधे उस आदमी के सिर पर चुटकी ली। बंदूक पकड़े हुए प्रतिद्वंद्वी के हाथ को दोनों हाथों से मोड़ने और पकड़ने से दूसरे की कलाई टूट गई और उसके हाथ में मौजूद बंदूक पूरी तरह से छूटकर जमीन पर गिर गई। शुरुआत से अंत तक इसमें 1 सेकंड से अधिक समय लगा और यह इतना तेज था कि लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस पुलिस वाली की कार्रवाई धमाकेदार थी, शॉट खतरनाक था, कार्रवाई चुस्त है और यह स्पष्ट रूप से बहुत शक्तिशाली है। उनके आसपास मौजूद पुलिस ने दौड़कर उस आदमी के हाथ की पकड़ना करना शुरू कर दिया। रुतवी भी जमीन से उठ खड़ा हुई और एक तरफ से जेहान को देखने लगी। पुलिस मैडम, आप अद्भुत हैं, क्या आप अपना नंबर दे सकते हैं? व्हाट्सएप और अच्छा रहेगा, अगर मुझे भविष्य में खतरे का सामना करना पड़ता है तो मैं आपको फोन करूंगा। जेहान ने अपने चेहरे पर हिप्पी मुस्कान के साथ रुतवी को देखा और उसके मुंह पर एक दुष्ट मुस्कान थी। रुतवी ने जेहान के चेहरे को देखा और भौहें सिकोड़ते हुए वह रोई, तुम और मैं डेट पे पुलिस स्टेशन क्यों नहीं जाते हैं? वह सुंदर लड़की, मेरे पास अभी भी कुछ है, मैं पहले जाऊंगा, अलविदा। जेहान का चेहरा अचानक बदल गया, एक वाक्य छोड़कर शरीर भाग गया। वो वापस आते ही जेल में प्रवेश नहीं करना चाहता था, ये बहुत बुरी किस्मत थी। पुतिनहाई ये का समूह बैंगलोर शहर के सबसे बड़े कंपनी में से एक के रूप में ये ग्रुप का मुख्यालय शहर के केंद्र में एक बहुत ही महंगे क्षेत्र में स्थित है। बेंगलोर में इस कंपनी का 30 मंजिला टावर खड़ा है, जो इसकी स्थिति को उजागर करता है। यह मेरी पत्नी की कंपनी है, ये बहुत बड़ी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी पत्नी अभी भी एक अमीर औरत है। ऐसा लगता है कि मुझे अपने जीवन में पैसे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस ग्रुप ऑफ कंपनी के बिल्डिंग के सामने एक लड़का, जो पीली सफेद शर्ट, काली शॉर्ट्स और सैंडल पहने हुए था, एक हरे रंग का कंधे का बैग लेकर आया। ये कोई और नहीं, जेहान था। अरे अरे, रुको रुको, क्यों?
जब जियान इस कंपनी में प्रवेश करने वाला था तो दरवाजे पर खड़े 2 सुरक्षा गार्ड तुरंत जियान के सामने रुक आ गए और रबर की छड़ी लहराए। मुझे क्यों रोका? जियान असंतुष्ट होकर बोला। बदबूदार भिखारी, यह एक बड़ी कंपनी ग्रुप है, यहाँ तुम्हें खाना नहीं खाना है, बस यहाँ से भाग जाओ। सुरक्षा गार्डों में से एक ने अशिष्ट भाव से कहा। अब भिखारियों की हिम्मत बढ़ गई है और उन्हें भोजन के लिए कंपनियों में आना पड़ता है। जाहिर है 2 सुरक्षा गार्डों ने सीधे तौर पर जियान को एक भिखारी माना था, लेकिन वह वास्तव में एक तेज शैली के साथ तैयार था। कमीने, तुम लोग मुझे भिखारी समझते हो, मेरा चेहरा, मेरा स्वभाव क्या एक भिखारी की तरह है? एक भिखारी? तुम्हारा भाई निश्चित रूप से इस कंपनी का मालिक है, एक भिखारी नहीं। जिहान ने अपने सुंदर चेहरे की ओर इशारा किया और पलटकर जवाब दिया। मुझे परवाह नहीं है कि आप भिखारी हैं या मालिक, कृपया मुझे तुरंत छोड़ दें ताकि हमारे कंपनी की छवि प्रभावित न हो। दोनों सुरक्षा गार्डों ने ठंडे स्वर में कहा। मैं अपनी पत्नी से मिलने आया था, आप सभी ने मुझे जाने नहीं दिया। जियान ने असंतुष्ट होकर कहा। अपनी पत्नी को खोजने आए हो, तुम गलत जगह खोज रहे हो। तुम्हारे साथ इस कंपनी का कोई भी लड़की तुमसे शादी नहीं करेगी, भले ही वो सफाई करने वाली आंटी ही क्यों न हो। दोनों सुरक्षा गार्डों के चेहरे पर उपहासपूर्ण भाव थे। हंसना। इस समय एक जोरदार ब्रेक की आवाज हुई और एक चांदी सफेद ऑडी A6 कंपनी के दरवाजे पर रुकी। जैसे ही दरवाजा खुला, एक सुंदर महिला नीचे उतरी। जियान ने इस खूबसूरत लड़की को आश्चर्य देखा, लंबे फिगर और रोयल ड्रेस और उसकी नजर हाय में मर जावा। जब वह सुंदरी काले रंग की ऊंची एड़ी के जूते पहनकर चल रही थी तो हवा के साथ सुगंध आ रही थी जो लोगों को मदहोश कर रही थी। यहाँ क्या हो रहा है? जियान के कानों में एक ठंडी आवाज गूंजी। उस खूबसूरत लड़की ने आकर जियान को देखा, उसके भिखारी जैसे पहनावे को देखा, थोड़ा भौहें सिकोड़ी और 2 सुरक्षा गार्डों की तरफ देखा। आज से ऐसे लोग अंदर न आने पाए। उस लड़की की सुंदरता का सामना करते हुए 2 सुरक्षा गार्ड अचानक डर गए और जल्दी से कहा, मैनेजर कियारा, क्षमा करें, ये आदमी पता नहीं क्या बात कर रहा था कि यहाँ तक कि कहा कि वह अपनी पत्नी को खोजने के लिए कंपनी समूह में आया है, चलो अब उसे बाहर निकालते हैं। उद्धरण चिन्ह। मैं भविष्य में ऐसी चीजें नहीं देखना चाहता। अगर आपने सीईओ को बता दिया तो आप दोनों की नौकरी चली जाएगी। सुंदर महिला ने कहा और सीधे ये के समूह में चली गई। अरे, मैं गलत नहीं हूँ, मैं बस अपनी पत्नी से मिलने आया हूँ। मेरी पत्नी यास्मिन है, जियान ने कहा। जियान के मुंह से यास्मिन शब्द निकलते ही दोनों सुरक्षा गार्ड दंग रह गए और महिला जो शर्मा ग्रुप ऑफ बिल्डिंग में प्रवेश करने वाली थी के कदम रुक गए, धीरे धीरे मुड़े। जियान ने इस समय अपने शरीर को हिलाकर रख दिया, 2 सुरक्षा गार्डों को दरकिनार कर दिया, जल्दी से कियारा की ओर चला गया, एक मुस्कुराहट के साथ कहा, सुंदरता, क्या आप मेरी पत्नी को जानते हैं? आप कहते हैं कि यास्मीन आपकी पत्नी है? कियारा ने आश्चर्य से जियान को देखा, उसके गुलाबी होंठ थोड़े खुले हुए थे और वह बहुत आश्चर्यचकित थी। बेशक, लेकिन अभी वह केवल मेरी मंगेतर है, लेकिन वह जल्द ही मेरी पत्नी बन जाएगी। जियान ने शैतानी मुस्कान दी। तुम्हें क्या लगता है यास्मिन कैसी दिखती है? सामने वाली सुंदरी पूछने से खुद को रोक नहीं सकी। ओह, मेरी पत्नी की यह तस्वीर देखो और देखो कि क्या ये सुंदर है, लेकिन आप दोनों सुंदर हैं। जियान ने अपने शरीर से एक तस्वीर ली। तस्वीर में एक महिला काले पेशेवर पोशाक में दिखाई दे रही है, एक शांत स्वभाव के साथ, बहुत तेजस्वी लग रही है। बस जब उस खूबसूरत महिला ने फोटो में आकृति को देखी तो उसके दिल में धड़कन बढ़ गई, ये निकला। इस समय 2 सुरक्षा गार्ड आए और फोटो में आकृतियों को देखा, वे सभी चौंक गए। ये कैसे संभव है और उनकी राष्ट्रपति भिखारी की पत्नी कैसे हो सकती है? जी हाँ, इस फोटो में दिख रही महिला ये याक्सिन है, जो ये ग्रुप की अध्यक्ष हैं, तियानहाई शहर की शीर्ष 10 युवा उद्यमियों में से एक हैं और तियानहाई शहर की सबसे सुंदर महिलाओं में से एक हैं। हाँ, इस आदमी ने तो राष्ट्रपति की तस्वीर भी ली और कहा कि यह उनकी पत्नी है, ये हास्यास्पद है। बेटा, मुझे लगता है कि तुम पागलखाने से भागकर आए आदमी हो। तुम्हारा दिमाग सनकी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि ये ग्रुप की हमारी अध्यक्ष तुम्हारी पत्नी है? दोनों सुरक्षा गार्ड हंसे और जियान को तिरस्कार और अवमानना की नजर से देखा। जाहिर है, उनकी नजर में जियान पहले से ही एक न्यूरोपैथ था जिसका सिर समस्याग्रस्त था। एक पल के लिए उस सुंदरता का उत्तम चेहरा एक ठंडी चमक के अलावा कुछ नहीं कर सका और उसकी आंखें गुस्से से चमक उठी। तुमने ये फोटो कहाँ से चुराया? सुरक्षा, मुझे बाहर निकालो। हाँ, मैनेजर कियारा। दोनों सुरक्षा गार्डों ने जल्दी से सिर हिलाया और जियान को तिरस्कार से देखा। बेटा, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा सिर खराब है। कियारा मैडम के साथ गड़बड़ करने की हिम्मत करो और मुझे तुरंत यहाँ से बाहर निकालो। उन्होंने कहा कि दोनों सुरक्षा गार्डों ने हाथ हिलाया और जियान को पकड़ लिया, लेकिन जियान ने अपनी इच्छा से ही हाथ हिलाया और दोनों सुरक्षा गार्ड जमीन पर गिर पड़े और चिल्लाने लगे। मैं कोई विक्षिप्त व्यक्ति नहीं हूँ, यास्मीन वास्तव में मेरी मंगेतर है। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप मुझे उससे मिलवा सकते हैं और सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, जियान ने हल्के से कहा। कियारा ने कुछ सेकंड के लिए जियान को देखा और कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आपकी बकवास पर विश्वास करूंगा? बेहतर होगा कि आप तुरंत चले जाएं या हम पुलिस को बुलाएंगे और आपको सीधे मानसिक अस्पताल ले जाएंगे। अरे, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? ऐसा लगता है कि मैं केवल अपनी पत्नी से मिलने जा सकता हूँ, जियान ने असहाय होकर कहा। उसकी आंखों में नीली रोशनी चमक उठी, उसने अपने सामने की इमारत पर नजर डाली और अचानक उज्जवल देखा और उसे पा लिया। मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, सुंदर, अलविदा। जियान ने कुछ कहा और शर्मा कंपनी की बिल्डिंग में भाग गया। अचानक कियारा का चेहरा अचानक बदल गया और वह चिल्लाई, तुम दोनों जल्दी करो और लोगों को न्यूरोसिस पकड़ने की सूचना दो।
हाँ हाँ, दोनों सुरक्षा गार्डों ने चीखना बंद कर दिया, दर्द से कराहते हुए उठ खड़े हुए, वॉकी टॉकी निकाली और जल्दी से कहा, सभी भाइयों सुनो, एक सफेद शर्ट और काली शॉर्ट्स में एक न्यूरोसिस बिल्डिंग में घुस आया था, तुरंत सभी निकासों को अवरुद्ध करें और उन्हें जब्त करें। वहीं शर्मा ग्रुप बिल्डिंग की 28वीं मंजिल पर एक विशाल कॉन्फ्रेंस रूम था। यहाँ का माहौल बेहद निराशाजनक और गरिमा में था। एक विशाल अंडाकार सम्मेलन मेज के सामने एक महिला बैठी है। महिला की भौहें ठंडे रंग में डूबी हुई थी, जिससे लोगों को ऐसा लग रहा था कि वे रास्ते से हट गई हैं। काले और सफेद रंग की खूबसूरत शरद ऋतु की आंखों की एक जोड़ी हजारों मील दूर उदासीनता को दर्शाती थी, जिससे लोगों को उनके बगल में बैठने का एहसास होता था, जैसे वे बर्फ के ढेर के सामने बैठे हों। ठंड। वो यशमीन शर्मा थी, शर्मा ग्रुप की अध्यक्ष, बैंगलोर की सबसे सुंदरियों में से एक और बैंगलोर की प्रसिद्ध व्यवसाय महिला। लेकिन इस समय यशमिन की ठंडी आंखों में गहरा गुस्सा था और उसकी आंखें गुस्से में थीं और उसके सामने उसके दाहिने हाथ के नीचे बैठी आकृतियों को देख रही थीं। ये सभी लोग काले रंग का सूट पहने हुए हैं, लगभग 40 या 50 साल के हैं, ऊंचे लुक वाले हैं और ये सभी शर्मा ग्रुप के निदेशक मंडल के निदेशक हैं और वे शर्मा ग्रुप के तीसरे सबसे बड़े शेयरधारक और पांचवें सबसे बड़े शेयरधारक और सातवें सबसे बड़े शेयरधारक हैं। वे तीनों शर्मा ग्रुप के वरिष्ठ निदेशक हैं और उनके हाथों में कुल शेयर 20% तक पहुंच गए हैं, जो शर्मा ग्रुप के अध्यक्ष के शेयरों के बाद दूसरे स्थान पर हैं। हालांकि आज 3 लोगों ने सामूहिक रूप से महल पर दबाव डाला, जब शर्मा ग्रुप के अध्यक्ष यशमिन के पिता गंभीर रूप से बीमार थे और यशमिन को शर्मा ग्रुप के अध्यक्ष के रूप से निकाल फेंकना चाहते थे। राष्ट्रपति यशमिन, हालांकि हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि आपने पिछले कुछ वर्षों में शर्मा समूह के अध्यक्ष बनने के बाद शर्मा कंपनी को बहुत लाभ पहुंचाया है, लेकिन आपने हाल के वर्षों में भारी सुधार किया है और कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों के विकास का विस्तार किया है, जिससे शर्मा कंपनी का उद्योग बहुत बड़ा हो गया है, जिसके कारण अब शर्मा समूह मजबूत हुआ है। और भी, जब से आप शर्मा कंपनी के अध्यक्ष बने हैं, आपको हर महीने कंपनी से बहुत सारा पैसा मंगवाना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि आप किसी प्रोजेक्ट में निवेश कर रहे हैं। पिछले 2 साल से ज्यादा समय से हमने इस प्रोजेक्ट की छाया भी नहीं देखी है, इसलिए हम आपके नेतृत्व को लेकर बहुत सशंकित हैं। पहले शेयरधारक ने यशमिन को देखा और विनम्रता से कहा, हाँ, हम भी आपसे सहमत थे कि आप अध्यक्ष बन जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि अध्यक्ष के पास पूरी स्थिति पर नियंत्रण होता है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब अध्यक्ष बहुत बीमार हैं और समूह के व्यवसाय को बिल्कुल भी नहीं संभाल सकते। ऐसे लोग जिनके पास नेतृत्व है और कंपनी को स्थिर रूप से आगे बढ़ाने की क्षमता है, उन्हें शर्मा समूह के अध्यक्ष के इस पद पर बिठाया जाना चाहिए। शर्मा ग्रुप के निदेशक मंडल के 5वें सबसे बड़े शेयरधारक ने भी ठंडे स्वर में कहा। उसी समय सम्मेलन कक्ष में लगभग 1/3 लोग यशमिन के पद को खारिज करने के लिए सहमत हुए। शेष भाग या तो चुप रहना था या राष्ट्रपति को बर्खास्त करने के लिए यशमिन की असहमति के पक्ष में खड़ा होना था। ठीक है, तुम लोग सच में बेवकूफ हो। अब चेयरमैन बिस्तर पर गंभीर रूप से बीमार है। तुम ग्रुप को स्थिर नहीं करना चाहते। तुम यहाँ महल को राष्ट्रपति को बर्खास्त करने के लिए मजबूर करने आए हो। तुम्हारा दिल कैसा है? इस समय यशमिन के बाईं ओर बैठे एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अन्य लोगों को गुस्से से देखा और वो कंपनी का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक और एक शेयरधारक निदेशक था जो यशमिन के प्रति वफादार रहा था। हम कंपनी को बेहतर ढंग से स्थिर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। चेयरमैन गंभीर रूप से बीमार हैं। अब कंपनी की स्थिति अशांत है और शेयर की कीमत गिर रही है। हमें कंपनी का नियंत्रण संभालने और उसे इस संकट से बाहर निकालने के लिए एक सच्चे समझदार व्यक्ति की आवश्यकता है। 7वें सबसे बड़े शेयरधारक के निदेशक ने अनैच्छिक रूप से कहा, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे मुंह में कौन बुद्धिमान और शक्तिशाली है जो तुम्हारा नेतृत्व कर सकता है। यशमिन, जो इस समय चुप थी, आखिरकार बोली। उसका चेहरा ठंडा था, उसकी आंखें तीव्र शीतलता से चमक रही थीं और उसने एक शक्तिशाली आभा बिखेरी। हम सभी इस बात से सहमत हैं कि श्री मिस शर्मा बहुत सक्षम हैं और मिस चेयरमैन केटी और कंपनी के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक भी हैं। वे 10 साल से अधिक समय से कंपनी का प्रबंधन सीखने के लिए चेयरमैन का अनुसरण कर रहे हैं और हमारी कंपनी का नेतृत्व करने में बहुत सक्षम हैं। इस गर्त से बाहर आएं। तक शेयरधारक ने अपने बाएं हाथ में यशमिन की पहली आकृति को देखते हुए सीधे कहा। यह आकृति एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की है, जिसके पास एक बुरा चरित्र है, जो एक सूट पहने हुए है और जिसका चेहरा सौम्य है। ये यशमिन के चाचा और शर्मा समूह के उपाध्यक्ष ये सोंग हैं। पूरे सम्मेलन कक्ष की निगाहें सोन शर्मा पर टिकी थी। यशमिन की नजरें भी अपने चाचा की ओर घूम गईं और हल्के से कहा, उपाध्यक्ष, क्या आपको लगता है कि मैं कंपनी का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त नहीं हूँ? सोंग अचानक मुस्कुराए और बोले, यशमिन, कृपया मुझे कंपनी में अध्यक्ष कहें। यशमिन ने गहरी आवाज में कहा। सोंग ने शर्मिंदगी के साथ कहा, हम एक अध्यक्ष के रूप में आपकी क्षमता से इनकार नहीं करते हैं, लेकिन जैसा कि कई निदेशकों ने कहा है, आज अध्यक्ष गंभीर रूप से बीमार हैं और ये का दिमाग अस्थिर है। आखिरकार आप अभी भी युवा हैं और पर्याप्त अनुभवी नहीं हैं। कंपनी का पूरा नियंत्रण लेना अच्छा नहीं है। हालांकि मैं आज ऐसा करने के लिए बहुत अनिच्छुक हूँ, लेकिन हर कोई कंपनी की खातिर ऐसा कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, हम सब कंपनी की भलाई के लिए ऐसा करते हैं। सब ने कहा। ऐसा लगता है कि आपको आज मुझे ग्रुप के अध्यक्ष का पद छोड़ने के लिए मजबूर करना होगा। यशमिन ने खड़े होकर ठंडे स्वर में कहा। धमाका, किसने मेरी पत्नी को धमकाने की हिम्मत की? अचानक बैठक कक्ष का दरवाजा खुला और एक ठंडी आवाज बाहर आई। एक युवक हरे रंग का कंधे का थैला लेकर अंदर आया। उसकी आंखें ठंडी चमक रही थीं और उसने सभी उपस्थित लोगों पर नजर डाली। लोग अंदर से कांप रहे थे। इस आदमी की आंखें इतनी भयानक थीं। जियान वह व्यक्ति था जो आक्रामक तरीके से सम्मेलन कक्ष में घुस गया था।
तुम कौन हो? समूह की बैठक कक्ष में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक जना ने तुरंत मेज थपथपाए और खड़े होकर जियान की ओर इशारा किया। जियान ने अपने मुंह के कोने पर एक मुस्कान लाई, धीरे धीरे चलकर उसके पास आया और हल्के से कहा, तुमने अभी मेरी पत्नी को परेशान किया है ना? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने देखा कि जियान अपने सामने खड़ा था और उसको को एक अदृश्य गैस क्षेत्र का एहसास हो रहा था जो उस पर अत्याचार कर रहा था, जिससे वह बेवजह भयभीत हो रहा था। बोले, अचानक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज सुनाई दी। जियान ने सीधे तौर पर अपने हाथ देकर ही ग्रुप के 5वें सबसे बड़े शेयरधारक को एक हाथ दिया। मौके पर मारे गए उसके द्वारा पहने गए चश्मे उड़ गए। उसने कांपती उंगली से जियान की ओर इशारा किया। बोले, मैंने उसे फिर से थप्पड़ मारा और वह आदमी भी दूसरी तरफ एक थप्पड़ सील के साथ दिखाई दिया और पूरा व्यक्ति जमीन पर गिर गया। साफ साफ बात भी नहीं करते, मेरी पत्नी को धमकाने की हिम्मत। सच में जब भाई ही न हो, है न? जियान ने उंगली हिलाया और गुनगुनाया। इस समय पूरे सम्मेलन कक्ष में लोग इस अचानक दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए और लंबे समय तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 10 सेकंड से अधिक समय के बाद उस आदमी की दर्दनाक चीखों के साथ उपस्थित सभी लोग तुरंत शांत हो गए। उनकी आंखें चौंकाने वाली नजर से जियान को देख रही थीं। नीमा, ये भिखारी की पोशाक पहने आदमी कहाँ से आ गया? अपने समूह के 5वें सबसे बड़े शेयरधारक को सीधे मारा, यह पागलपन ही है, लेकिन अभी और भी पागलपन भरी बातें उनका इंतजार कर रही हैं। बोर्ड, यह आदमी कौन है? तुमने न केवल ग्रुप के बोर्ड में सेंध लगाई, बल्कि तुमने शर्मा ग्रुप के शेयरधारकों को भी बेरहमी से पीटा। तुम वाकई बहादुर हो और तुम्हें तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए। तुम्हें इस कमीने को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। बगल में बैठा आदमी था, वह अचानक खड़ा हो गया और गुस्से से भरे भाव के साथ जियो ही फेंक पर चिल्लाया। वह बहुत गुस्से में दिख रहा था। जियान के मुंह से दुष्ट आकर्षण की मुस्कान, गहरी और चमकदार आंखें उसको स्कैन कर रही थीं। आपने अभी कहा कि मेरी पत्नी अयोग्य है। आप उसका अध्यक्ष पद रद्द करना चाहते हैं, है न? क्या इस आदमी के मुंह में जो पत्नी है वह राष्ट्रपति है? नहीं, क्या यह संभव है कि आज दुनिया का अंत हो? क्या दुनिया पागल हो गई है? क्या यह आदमी पागल खाने से भाग नहीं जाएगा? सम्मेलन कक्ष में मौजूद लोगों ने यान की बातें सुनी और फिर से चौंक गए। वे सभी जियान को एक अविश्वसनीय नजर से देखने लगे। यशमिन की ठंडी आंखों में एक अलग रंग चमक उठा और उसकी खूबसूरत आंखें चमक के साथ जियान को घूर रही थीं। हाँ, ये हास्यास्पद है। मिस, आपकी पत्नी है क्या? आपका सिर दरवाजे से दबा हुआ है। थप्पड़ खाए आदमी ने उपहास से भरी आंखों से कहा। बोले, इस सम्मेलन कक्ष में तीसरा स्पष्ट थप्पड़ बज उठा और फिर चेहरे पर भी जियान ने थप्पड़ मारा। पूरे व्यक्ति को आगे पीछे पीटा गया और उसके मुंह के कोने खून से सने हुए थे और पूरे व्यक्ति को घेर लिया गया था। तुम तो सीधे ही पकड़े गए हो। अगर तुमने ऐसा कहने की हिम्मत भी की तो तुमने मेरी पत्नी को और भी ज्यादा परेशान करोगे। जियान ने कहा, अपनी आस्तीन चढ़ाकर इस आदमी पर हिंसक रूप से आरोप लगाने के लिए तैयार। उसे बताएं कि वह जानता है कि उसका भाई कितना शक्तिशाली है। रुकना। हालांकि इस समय यशमिन की ठंडी आवाज सुनाई दी। जियान ने हिंसक रूप से उसके साथ गुनगुनाने की क्रिया को रोक दिया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी, उसके सामने यशमिन को देखते हुए। सुंदरी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा आदमी इस बार इतना भरोसेमंद होगा और मुझे इतनी सुंदर पत्नी मिल जाएगी। जियान ने उत्साहित नजर से यशमिन को देखा। जियान को हमेशा खुद को घूरते हुए देखकर यशमिन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसका चेहरा थोड़ा ठंडा था और उसने थोड़ी घृणा के साथ जियान को देखा और कहा, फिर से मत मारना। चून की पत्नी ने कहा है कि वो लड़ाई मत करो, तो मैं तुम्हें बूढ़े आदमी को छोड़ दूंगा। तुम मेरी पत्नी को धन्यवाद देना याद रखना, नहीं तो तुम कुछ महीनों में बिस्तर पर पड़े रहोगे। यशमिन की आंखें सिकुड़ गईं। मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। मैंने सुना कि जियान अपनी पत्नी को बार बार पुकार रही थी। यशमिन का चेहरा थोड़ा नाखुश था और उसने ठंडा बोला कि ये कैसे संभव है? भाई की नजर बहुत अच्छी है, वह अपनी पत्नी को गलती से कैसे पहचान सकता है? क्या आपका नाम यशमिन शर्मा नहीं है? और क्या ये फोटो आपकी नहीं है? जियान ने कहा। आए और वह फोटो निकाली जो कियारा को दिखाई थी। हाथों में अपनी की तस्वीर को देखते हुए यास्मिन थोड़ा संघनित दिखे, उनकी आंखें ठंडी चमक उठी और उन्होंने जियान को घूरते हुए कहा, एक तस्वीर कुछ भी प्रतिनिधित्व नहीं करती है। मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती और मेरा कभी कोई पति नहीं रहा। ससुर जी, मेरे बूढ़े पिता ने मुझे व्यक्तिगत रूप से बताया कि आप मेरी पत्नी हैं और यह विवाह अनुबंध है जो उन्होंने और आपके दादा ने व्यक्तिगत रूप से बनाया था। यह आपके दादा के हस्ताक्षर वाला विवाह अनुबंध है। जियान ने कहा कि उसने कंधे के बैग से पीले कागज का एक टुकड़ा निकाला और यशमिन को दे दिया। जब मैंने ये सगाई की किताब देखी तो यशमिन का चेहरा बदल गया। ये वास्तव में एक सगाई की किताब है और उसके पास अभी भी 3 बड़े अक्षर हैं। यह उसके दादा की लिखावट है। क्या ये सब सच है? असंभव। उसका ने तुरंत इनकार कर दिया। उसे अचानक मंगेतर कैसे मिल सकता है और वह अभी भी एक भिखारी की तरह दिखती है? ये बिल्कुल असंभव है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यशमिन क्या सोच रही थी। इस समय इस सम्मेलन कक्ष में हर किसी की नजर इन 2 लोगों पर थी और वे चौंकने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। यशमिन शर्मा ग्रुप के अध्यक्ष, जो बैंगलोर के व्यापारिक समुदाय में सबसे अच्छे अध्यक्ष हैं, उनके पति का जन्म हो गया है, जो कि एक अविश्वसनीय खबर है। हाँ शिन, क्या ये सच है? चाचा सोंग भी इस समय खड़ा हो गया। उसकी आंखें थोड़ी घनी हो गई थीं और उसकी रोशनी चमक रही थी। इस समय सम्मेलन के बाहर लोगों का एक समूह अचानक अंदर आया, जिसका नेतृत्व मैनेजर कियारा कर रही थी। उसके बाद ग्रुप के सुरक्षा विभाग के सुरक्षा कर्मियों का एक समूह आया। अध्यक्ष कियारा अंदर आई, उसने यशमिन को देखा और फिर देखा कि जियान यास्मिन के बगल में खड़ा है। उसका चेहरा बदल गया और उसने हिंसक रूप से कहा, ये वही है, उसे जल्दी से पकड़ो।
तुरंत ही सुरक्षा गार्डों का समूह एक रबर की छड़ी पकड़े हुए दौड़ा और जियान को पकड़ने जा रहा था, जो एक बदमाश था जो शर्मा ग्रुप में घुस आया था। तुम बहुत बहादुर हो, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। क्या तुम मेरे खिलाफ काम करने की हिम्मत कर सकती हो? क्या तुम विद्रोह करने जा रही हो? जियान गुनगुनाया। नीम हकीम। सुरक्षा गार्डों का पूरा समूह एक पल में स्तब्ध रह गया। उनकी आंखें चौंक गईं और वे एक दूसरे को देखने लगे। कुछ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बकवास मत करो, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। यशमिन का चेहरा उदास था, उसकी आंखें जियान को उदासीनता से घूर रही थीं। मन ही मन यह आदमी एक कमीना था। क्या तुम लोग सूखा खाना खा रहे हो? तुमने ऐसे पागल को अंदर भेजा और डायरेक्टर और मुझे चोट पहुंचाई। क्या तुम अब भी ऐसा करना चाहते हो? उस कमीने को पकड़ो, पुलिस को बुलाओ और उसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। उसने अपना पीटा हुआ चेहरा ढांक लिया और जियान पर गुस्से से चिल्लाया। प्रतिष्ठित शर्मा ग्रुप के तीसरे सबसे बड़े शेयरधारक और ये ग्रुप के एक उच्च पदस्थ निदेशक के रूप में उसको इस तरह से कभी नहीं पीटा गया है, और वो अभी भी इस बोर्ड में है, जो केवल उनके लिए शर्म और शर्म की बात है। हालांकि इस लड़के ने मिस को मंगेतर कहा, लेकिन किसी ने इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। आखिर यशमिन, जो ये बेंगलों का गौरव है, उसका मंगेतर एक भिखारी प्रवासी मजदूर की तरह कपड़े पहने हुए कैसे हो सकता है? अरे बूढ़े आदमी, क्या तुम अभी तक आदी नहीं हुए हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें एक और थप्पड़ मार सकता हूँ? जियान ने हूँ मिंगरुई पर नजर डाली। बाद वाले का चेहरा बदल गया, वो कुछ कदम पीछे हट गया और खींच लिया दूरी। इस समय इन सुरक्षा गार्डों ने जियान पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं और वे सभी हैरान हैं। यह आदमी वास्तव में इतना पागल है कि उनके तीसरे सबसे बड़े शेयरधारक को मारने की हिम्मत कर रहा है। उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी ऐसा कुछ करेगा। यह आदमी वास्तव में मानसिक अस्पताल से बाहर नहीं आएगा। राष्ट्रपति जी, मैंने पुलिस को बुला लिया है और पुलिस शीघ्र ही यहाँ आ जाएगी। उसने यशमिन को देखा, और अब सब कुछ केवल राष्ट्रपति द्वारा ही जीता जा सकता है। यह यशमिन का चेहरा उदासीन था, उसकी आंखें जियान को घूर रही थीं। ये विवाह अनुबंध सच है या नहीं, मैं आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगी, इसलिए आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये ठीक नहीं है, मुझे आखिरकार इतनी सुंदर और अमीर पत्नी मिल गई, मैं इसे मिस नहीं कर सकता। जियान ने अपना मुंह बाहर निकाला, सीधे एक कुर्सी खोली और इत्मीनान से बैठ गया, सभी के भावों को देखते हुए। बेवकूफ, तुमने अभी तक गोली नहीं चलाई है, जल्दी से इस आदमी को नीचे गिराओ। इस समय प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसका चेहरा सूज गया था और उसकी आंखें घनी घृणा से झिलमिला रही थीं और वह जियो यीफे को घूर रहा था। ऊपर इस समय सुरक्षा उप मंत्री हेली ने आखिरकार कहा कि दो प्रमुख शेयरधारकों को अब पीटा जा रहा है। अगर वह कुछ नहीं करता है तो मुझे डर है कि कल उप मंत्री के रूप में उसका पद छोड़ दिया जाएगा। जैसे ही हेली ने यह बात कही, सुरक्षा गार्डों का समूह तुरंत जियान की ओर दौड़ पड़ा। मुझे हमेशा से ही कुछ काम करना पसंद नहीं रहा है, लेकिन मैं एक मियोशी युवा हूँ। जियान ने अपना मुंह बंद किया और मासूमियत से कहा, लेकिन वह तुरंत कुर्सी से कूद गया, उसके पैर जंजीर की तरह फैल गए। बैंग बैंग बैंग, पलक झपकते ही 7 या 8 ये सुरक्षा गार्ड जो एक निश्चित आधार के साथ सैनिकों के रूप में सेवा कर रहे थे, जियान के पैरों से जमीन पर गिर गए और बाद में फिर से कुर्सी पर बैठ गए। पूरी प्रक्रिया केवल 3 सेकंड की थी। सब कुछ ऐसा है जैसे कुछ हुआ ही न हो। हालांकि ये सच था कि 7-8 सुरक्षा गार्ड जमीन पर गिर पड़े थे। इस दृश्य ने फिर से सबको चौंका दिया। सुरक्षा उप मंत्री हेली भी जियान की शक्तिशाली ताकत से चकित थे। उनकी आंखें जम गई थीं, उनके चेहरे पर गरिमा में भाव दिखाई दे रहा था और उनका शरीर जियान की ओर दौड़ पड़ा। अगले ही सेकंड में हेली ने हिंसक रूप से छलांग लगाई, अपना दाहिना पैर उठाया, जियान के पार चला गया, एक पैर को घुमाया और हवा चिल्लाई। इस पैर की ताकत निश्चित रूप से कमजोर नहीं थी और टूटे हुए पत्थर और सोने से कोई समस्या नहीं थी। यह ग्रुप के सुरक्षा विभाग के उपनिदेशक के रूप में हेली के पास स्वाभाविक रूप से एक निश्चित ताकत है। वो एक निश्चित इंडियन आर्मी में एक अनुभवी विशेष सैनिक है। धमाका, हेली के जोरदार किक के सामने जियान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने सीधे अपना बायां हाथ हिलाया। हेली अचानक करा उठा, उसका शरीर पीछे हट रहा था, उसका पूरा दाहिना पैर कांप रहा था, उसके चेहरे पर दर्द के भाव थे, आंखें हैरान नजर से जियान को देख रही थीं। भाई के साथ कुछ मत करो, भाई एक सभ्य आदमी है, जियान ने गंभीरता से कहा। कई लोग तुरंत इस आदमी के चुटीले चेहरे पर आश्चर्यचकित थे। पुलिस को सूचना किसने दी? इस समय सम्मेलन कक्ष के बाहर से एक स्पष्ट आवाज गूंजी और पुलिसकर्मियों का एक समूह अंदर आया, जिसका नेतृत्व पुलिस की वर्दी में एक खूबसूरत महिला कर रही थी, जिसका चेहरा ठंडा था, जो रुठवी थी। सुंदरी, तुम यहाँ क्यों हो? जियान ने रुठवी को आते देखा और आश्चर्य से कहा। बेवकूफ, ये तुम हो? रुठवी ने जियान को देखा, उसका ठंडा चेहरा गुस्से से भरा था। क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? कियारा ने रुठवी को देखा, फिर जियान को देखा। अरे देखो, इस बार तुम कहाँ जा रहे हो? रुठवी ने जियान की ओर देखा। अच्छा, अभी अभी इसकी सूचना किसने दी? हालांकि वह गुस्से में थी, लेकिन रुठवी ने अपना व्यवसाय नहीं भुलाया और उसकी आंखें दूसरों की ओर देखने लगीं। ये हमारा मामला था। उसे अचानक कोई मानसिक बीमारी होने वाली थी। उसने न केवल मेरे शर्मा ग्रुप में सेंध लगाई, बल्कि हमारे 2 निर्देशकों को भी घायल कर दिया। एक शरीशारक आया और उसने जियान की ओर इशारा करते हुए सीधे कहा, ये फिर से तुम हो? ये सुनने के बाद रुठवी ने जियान को ठंडे अंदाज में देखा। यह आदमी वाकई बहुत साहसी था, यहाँ तक कि शर्मा के घर में घुसने की हिम्मत भी की और ग्रुप के निर्देशकों को घायल कर दिया। ये वाकई भयानक था। इसे तुरंत पकड़ो, रुठवी ने गहराई से कहा। तुरंत ही कई पुलिसकर्मी जियान की ओर बढ़े। धीरे, मैं शर्मा ग्रुप के अध्यक्ष की मंगेतर हूँ, क्या तुम सच में मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो? जियान ने जल्दी से कहा।
मात्रा। मैंने जियान के शब्द सुने, रुचवी और पुलिस वाले तुरंत स्तब्ध रह गए, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और उनके चेहरे पर सदमे का भाव था। तुम क्या बकवास कर रहे हो? यशमिन अचानक ठंडी लग रही थी। जियान उठकर यशमीन के सामने आया और कहा, क्या हम वास्तव में एक विवाह अनुबंध में हैं? क्या मैं वास्तव में आपका मंगेतर हूँ? ये तब स्पष्ट होगा जब मैं आपके दादा को देखने के लिए वापस जाऊंगा, और मैंने सुना है कि आपके दादाजी गंभीर रूप से बीमार है, बस मुझे कुछ दवा चाहिए, शायद मैं आपके दादाजी को वापस ला सकूं। सिर्फ तुम? यशमिन ने संदिग्ध भाव से जियान को देखा। खैर, लड़का मारपीट से नहीं डरता। यहाँ तक कि चेयरमैन की बीमारी भी ठीक नहीं हो सकती, भले ही हम बेंगलोर में सबसे प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सा संघ के चेयरमैन क्यों न हो। तुम ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? जियान की ओर देखा। मेरे वर्तमान चिकित्सा कौशल के साथ, जब तक मैं मर नहीं जाता, मैं इसे बचा सकता हूँ। अगर मैं मर जाता हूँ, तो मैं केवल अपने बूढ़े आदमी को ही पा सकता हूँ। जियान ने बहुत जोर से कहा। क्या तुम सच में मेरे दादाजी का इलाज कर सकते हो? यशमिन की आंखें जियान को देखते हुए चमक उठी। राष्ट्रपति, आप आसानी से विश्वास नहीं कर सकते कि यह झूठा जो यह नहीं जानता था कि इससे कैसे बाहर आना है। पहले कुछ निर्देशकों को मारा, आपका मंगेतर होने का दिखावा किया, और अब आपको अध्यक्ष को देखने की जरूरत है। इस आदमी को निश्चित रूप से एक समस्या है, शायद वह निदेशक से पूछना चाहता है दीर्घकालिक हत्या, इसलिए मैं उसे तुरंत गिरफ्तार करने का सुझाव देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। चाचा सोंदगा ने दृढ़ता से कहा, अरे, मैं अपनी पत्नी से बात करता हूँ। अगर तुम्हें कुछ काम है, तो यहाँ रहकर तस्वीरें मत ढूंढना। जियान ने ये सोन की ओर देखा और बेबाकी से कहा। तुम? चाचा सोंग एक पल के लिए अवाक रह गए, और गुस्से में उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। निश्चिंत रहो, मुझे हमारे दादाजी को ठीक करना होगा। जियान ने आत्मविश्वास के साथ यशमिन को देखा। यह मेरे दादाजी हैं, आपके दादाजी नहीं। यास्मिन ने भौहें सिकोड़ते हुए सुधारा। ये लगभग एक ही बात है, वैसे भी आप मेरी पत्नी हैं, और मेरे दादाजी को ये होना चाहिए। जियान ने अपना हाथ लहराया और अनिच्छा से कहा। अचानक यास्मिन का चेहरा चिंतित हो गया, और उसकी आंखें इस आदमी को घूर रही थीं, लेकिन अपने दादाजी को ठीक करने के लिए वह इसे सहन नहीं कर सकी। इस मामले में तुम मेरे दादाजी को देखने के लिए मेरे साथ मनों में चलो। यदि तुम इसे ठीक नहीं कर सकते, तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। यास्मिन ने ठंडे स्वर में कहा। प्रेसिडेंट शर्मा, मुझे इस आदमी को समीक्षा के लिए वापस ले जाना होगा, पुलिस मैडम ने इस समय कहा। यशमिन की आंखें जरहा पर पड़ी, उसे अब मेरे दादाजी को डॉक्टर को देखने में मदद करने के लिए ये के घर जाने की जरूरत है। क्योंकि समीक्षा आवश्यक नहीं है, ये सब सिर्फ एक गलतफहमी है। मैं दोनों निर्देशकों के चिकित्सा खर्च का भुगतान करूंगा। ये सब, पुलिस अधिकारी, आप वापस जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। पुलिस मैडम, अगर तुम मुझे चाहते हो, तो तुम कभी भी मेरे पास आ सकते हो, इस समय इसके बारे में चिंता मत करो। जियान ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ रुचवी को देखा। बदबूदार गैंगस्टर, मुझे दोबारा मत देखना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रुचवी ने जियान को ठंडी निगाहों से देखा और गुनगुनाया, फिर मुड़कर चली गई। यशमिन, तुम्हारा क्या मतलब है? इस आदमी ने हमें मारा, क्या सच है? क्या तुम अब भी हमें शर्मा ग्रुप के शेयरधारक मानते हो? पीटी हुए लोग ने गुस्से से देखा। ओह, मुझमें अभी भी बोलने की ताकत है। ऐसा लगता है कि मैंने अभी हल्के से शुरुआत की है। जियान ने मुस्कुराते हुए देखा और अपनी हथेली हिलाई। शराधारक का चेहरा अचानक बदल गया, और वह कई बार पीछे हट गया, जियान की ओर इशारा करते हुए। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? अगर तुमने मेरे साथ फिर कुछ किया तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ठीक है, कोई शोर मत मचाओ अंकल हु। मुझे लगता है कि आप कई वर्षों से मेरे दादाजी का अनुसरण कर रहे हैं और आज के मामलों की परवाह नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे ये भी याद रखने के लिए कहता हूँ कि मेरे राष्ट्रपति को मेरे दादाजी ने व्यक्तिगत रूप से नियुक्त किया है और वापस लेना चाहते हैं। कोई भी मुझे राष्ट्रपति का ये पद छोड़ने नहीं देगा जब तक कि मेरे दादा सहमत न हो। यशमिन की आवाज धीमी थी और उसकी भौहों में आत्मा की भावना थी। उसने एक मजबूत महिला के साथ कहा, और फिर उसने जियान पर नजर डाली। मेरे साथ आओ। फिर जियान और यशमिन कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चले गए। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम शांत हो गया। कोई भी नहीं बोला, सिर्फ शेयर धारक नाराज थी। उस समय कियारा का सिर जरा भी नहीं घूमा था और उसका दिल संदेह से भरा था।